तो चलिए लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो कि वक्फ का मुद्दा है, वक्फ बिल का मुद्दा है। और क्या क्या हुआ ये देखते हैं कि वक्फ बिल का के साथ में वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसकी भी अब चर्चा हो रही है। देश भर में किसी भी दूसरी एजेंसी के मुकाबले वक्फ की संपत्ति सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताया कि देश भर में उनके पास यानी कि वक्फ के पास 39 लाख एकड़ ज़मीन है। जिन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा ज़मीन है उनमें यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार है। यूपी में कुल 1,24,720 संपत्तियां वक्फ की हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,19,451 और शिया वक्फ बोर्ड की 5,269 संपत्तियां हैं। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के पास 977 संपत्तियां हैं, जिसमें कि मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान और दरगाह शामिल हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा है कि जेडीयू 100% संशोधन बिल पर बीजेपी और सरकार के साथ खड़ी है। अगर जेडीयू के किसी भी नेता को कोई व्यक्तिगत आपत्ति है तो पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखें। जनता दल यूनाइटेड ने कल लोकसभा में बिल के समर्थन में मतदान किया। वक्फ संशोधन बिल 100% मुस्लिम बिरादरी के हक की बात है और कोई भी राजनीतिक दल जो मुस्लिम बिरादरी के हक की बात सोचता है वो इस बिल का समर्थन करेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्सनल ग्रीवांस है तो बेहतर है वो अपने पार्टी के फोरम पे इस बात को रखे। जनता दल यूनाइटेड 100% वक्फ संशोधन बिल पे हमारे साथ है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर जिले के वडांगे गांव के महादेव मंदिर का जिक्र किया। वक्फ बोर्ड इस महादेव मंदिर की जगह पर दावा कर रहा है। कुछ महीने पहले भी वहां के ग्रामीणों ने इसी मुद्दे पर धरना देकर विरोध जताया था। हमारे मित्र बोल रहे हैं कि जो महादेव मंदिर की जो जगह है उसमें वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है, तो उन्हें हड़प लिए उसके वो मैं चाहूंगा कि वो अधिकृत दस्तावेज उसके हमें शो करे कि वक्फ बोर्ड ने जो है उसको छीनने का या कोई प्रॉपर्टी इंक्रोच करने का अगर उन्होंने उनके पास अगर कुछ अधिकृत दस्तावेज है तो वो शो करे। ऐसा कोई जजमेंट हुआ नहीं है और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। बहुत ही गलत तरीके से दावा दाखिल किया था। हमारे पूरे गांव ने गांव बंद रखकर इसका युद्ध का आरंभ किया था और बहुत बड़ा यहाँ पर माहौल खड़ा। देश में प्रथम पहली बार किसी गांव ने इतना बड़ा वक्फ के अनुशंस से युद्ध आरंभ किया था और उसकी आज दखल केंद्र सरकार ने ली है। महाराष्ट्र में मंदिर किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावों के बीच अंग्रेजों के जमाने से बनी मस्जिद के ट्रस्ट भी परेशान हैं, जो मस्जिद को चलाते हैं और वक्फ बोर्ड पर मनमानी के आरोप लगा रहे हैं। मुंबई की मशहूर मस्जिद मीनारा मस्जिद संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। मामला कोर्ट में है। मस्जिद के ट्रस्टी परेशान हैं। मुस्लिम समाज से वक्फ संशोधन बिल पर विरोध की जगह इसकी ज़रूरत को समझने की गुजारिश कर रहे हैं। एनडीटीवी ने अब्दुल वहाब लतीफ़ से बात की है। इस वक्त हमारे साथ मीनारा मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं अब्दुल वहाब लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। क्यों आप कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का मनमाना रवैया है? क्या है विवाद, अगर संक्षेप में बता सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीनारा मस्जिद ट्रस्ट जब भी कोई काम करता है तो हमारा एक स्लोगन है, हमारे को खुद को हिम्मत देने के लिए। उसी स्लोगन से मैं हमारी बात शुरू करता हूँ। शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। 95 में वक्फ एक्ट लागू हो गया महाराष्ट्र में। 2003 में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। इम्प्लीमेंटेशन में जो बेस था कि एवरी प्रॉपर्टी शुड बी सर्वेड बाय द सर्वे कमिश्नर, देयर वाज नो सर्वे डन। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ चैरिटी कमिश्नर विदाउट एनी सर्वे वो पुट टू द वक्फ बोर्ड। उसमें विवाद हो गया, हाई कोर्ट में केस चला गया। उसमें मीनारा मस्जिद के कुछ नमाजी ने भी केस किया एंड दे वन द केस। बहुत फेवर में गया। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर वक्फ और मीनारा का मैटर समझना है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से सर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि वक्फ की इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं जो आई होप एंड आई प्रे कि जो नया एक्ट पास हुआ है उसमें वो खामी नहीं हो, वरना अगेन इट इज़ गोइंग टू लीड टू लिटिगेशन और कुछ होना नहीं है। तो आप पक्ष में हैं संशोधन बिल के? आई विल हैव टू स्टडी द लॉ। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा और मैं सबको कहता हूँ, पावर करप्ट्स
एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। 2013 का जो वक्फ एक्ट में बदलाव आया था, जिसमें अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं खोल के कहता हूँ, किसी इंसान पे इतना पावर देना ही नहीं चाहिए। चाहे हिंदू को हिंदू पे पावर नहीं देना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान पे पावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी का अहंकार ऊपर आ जाता है, इंसानियत नीचे चली जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा, और पूजा से ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। पूजा, आपने अभी बात की है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी सामने आ रही हैं जहां पर लोग परेशान हैं कि वक्फ ने कैसे उन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। इसमें मस्जिदें भी हैं, जैसे मीनारा मस्जिद का मामला है। तो क्या मामला था? इसके जो ट्रस्टी हैं वो इस बात से परेशान हैं और वक्फ बिल से वो खुश हैं, तो उनकी समस्या क्या है? किस तरह से वक्फ ने इस मस्जिद पर भी कब्जा कर रहा था? जी नगमा, और जो जानकारी है, देखिए ये ब्रिटिश इंडिया के समय से, यानी कि अंग्रेज़ों के समय से ये जो तमाम जो ट्रस्ट हैं वो चलते आ रहे हैं। मस्जिद को संभालने वाले ये ट्रस्ट हैं स्वतंत्र रूप से। अब वहाँ पर ऐसे ट्रस्ट को एक तरीके से नोटिस देना शुरू कर दिया है वक्फ बोर्ड ने। तो हम अपनी इस खबर से एक ये पहलू भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब तबके के जो मुसलमान हैं वो किस तरह से परेशान है। अब जो ट्रस्ट होते हैं मुंबई में, चूँकि किराए पर रहने वालों की संख्या अधिकांश स्तर पर है, तो हम इस वक्त पठानवाड़ी में हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यही मीनारा मस्जिद के ट्रस्ट की ओर से जो इलाके संभाले जाते हैं, करीब 1.5 एकड़ के ये इलाके हैं जहां पर किराए पर लोग 50 से 100 रुपए पे रहते हैं। अब यहां पर जो नोटिस आया है वक्फ बोर्ड का, इन किराएदारों को घर खाली करना होगा। इसके साथ ही मुख्य बात यह है कि ये जो इलाका है वो रीडेवलपमेंट में जाने के लिए ट्रस्ट की ओर से पूरी कोशिश की गई थी। माडा के तरफ से सर्वे भी एक तरह से हो चुका था, पॉजिटिव नोट पे बात चल रही थी, लेकिन ऐसा कहना है ट्रस्ट की तरफ से कि उसके बाद ही वक्फ बोर्ड का नोटिस आया। तो अंदरूनी तौर पर आप देखेंगे कई सतह पर एक करप्शन के भी आरोप इनकी ओर से लग रहे हैं। जो धांधली है या ट्रांसपेरेंसी है उसमें कितनी कमी है उसके आरोप लग रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और कुछ किराएदार हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस नोटिस के बाद अब इनका क्या होगा। इकबाल जी, क्या है मुद्दा, संक्षेप में अगर बता सके, और कुछ किराएदारों से भी हम बात करेंगे। ट्रस्ट की ये प्रॉपर्टी है पठानवाड़ी अशरफी कॉम्प्लेक्स, हम लोग इसको डिज़ाइन किए थे। इसके अंदर 248 टेनेंट्स है। हमने टेनेंट्स के साथ में अग्रीमेंट किए थे। अग्रीमेंट बेसिकली ये था कि आपका पुराना घर लेके हम आपको नया घर देंगे। अभी अग्रीमेंट के अंदर ना पैसे का लेन देन तो कुछ हुआ नहीं है, और ये अग्रीमेंट को हमने कलेक्टर में रजिस्टर किया। नाउ देयर आर सम ब्लैकमेलर्स, वो ब्लैकमेलर ने अग्रीमेंट निकाले कलेक्टर से और पब्लिक को ये इंटरप्रेटेड किए कि हमने ये 83 प्रॉपर्टी या जितनी प्रॉपर्टी हमने उसको बेच दी है। और इसके बाद में वक्फ बोर्ड की एक नोटिस आई वो 83 टेनेंट को कि आप लोग ये आपका ये जो प्रीमाइसेस है उसको खाली करो, और उन्होंने शायद ये नोटिस कलेक्टर को ही भेजे कि कलेक्टर के अंडर में ये नोटिस को, ये प्रीमाइसेस को आप खाली करो। ये बाकी टेनेंट इनका काफी डिलैपिडेटेड कंडीशन में देख रही हूँ, जर्जर हालत। इतनी डिलैपिडेटेड कंडीशन में 100 फुट का घर है, 8 लोग रहते हैं। आप प्लीज सुनिए, 8 लोग। ऐसा होता है कि जो बेचारे टेनेंट्स होते हैं तो आधे टेनेंट लोग के पैर घर के बाहर जाते हैं। मैडम ऐसी हालत है। आज 100 के बदली में 400 फुट मिल जाएगा, तो एक बात ये बताइए, मुसलमान का नुकसान है कि मुसलमान का फ़ायदा है? तो अभी जो आपका नया बिल आया है उसके अंदर ऐसा करो कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे लोगों का फ़ायदा हो, हम लोगों का जो तबका है थोड़ा ऊपर आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ये क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम नाम है मेरा। जय माशरा। जैसा कितने कि सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 64 तो मेरी एज है। मेरे बाप दादा ने समझ लिया 100 नियर अबाउट 100 ईयर्स हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यानी इतनी तकलीफों में जो उन लोगों ने दिन निकाला उन्होंने तो निकाला, लेकिन यंग जनरेशन अभी जो भी है, अब हम लोग जो है अगर इसको डेवलप चाहते हैं करने के लिए तो हमारे वक्फ बोर्ड या गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों नहीं देती? करने के लिए तैयार है। यहाँ के ट्रस्टी कितना करेंगे? पानी की वाटर पाइप की लाइन है, ग्रीनेज की लाइन है, हर लाइन भरती, हर 15 दिन में कोई ना कोई रास्ता खोदता है पाइप के लिए, पानी के लिए। हर आदमी अपनी तकलीफ से परेशान है और 10 बाई 10 के घर है। आप देख रहे हैं जनरेशन बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, क्या करेंगे? इसके लिए हमारा मुद्दा ये था, हम लोगों ने साइन किया, वो कंसल्ट वगैरह सब, खाली इसको पास करके आगे कर दिया जाए बस। ठीक है। तो नगमा, आप देख रही है कि ये तो एक मीनारा मस्जिद के ट्रस्ट की बात हुई जिसके तहत 250 के करीब टेनेंट हैं जो रहते हैं 50 से 100 रुपए में, और अब इनको घर खाली करना होगा। इस तरह के नोटिस, हालांकि मामला कोर्ट में है, अभी उस पर भी नतीजा आना है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इरा के समय से जो 50 के करीब साउथ मुंबई के मस्जिद हैं उन पर वक्फ के ऐसे नोटिस का खतरा मंडरा रहा है। नगमा, धन्यवाद आपका पूजा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं पठानवाड़ी मुंबई से, जहां पर ये मीनारा मस्जिद है और उसे लेकर जो विवाद है उस पर वो बातचीत कर रही थी वहां पर रहने वाले लोगों से। तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ बिल को लेकर एनडीटीवी से कहा है कि ये लड़ाई आम बनाम खास की है। देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की वक्फ संपत्तियां हैं, इनसे औसतन आमदनी 1250 करोड़ आनी चाहिए, लेकिन आती है सिर्फ 150 करोड़। ऐसे में 1100 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
मेरा ये कहना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? अगर ऑडिटिंग होगी, उसका रेवेन्यू मॉडल हम बनाएं तो उससे फ़ायदा वक्फ बोर्ड को होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। 1.25 लाख संपत्तियां यूपी में, कितना रेवेन्यू आप लोग अंदाज़ा लगाते हो, कितना रेवेन्यू आता हो? देखिए यही तो मेन लड़ाई है। मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई खास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे काबिज हैं जायज़ नाजायज़ तरीके से, उन्हीं लोगों की झोली में ये सारा वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू जा रहा है, और कुछ जो आम मुसलमान हैं जिनको इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए उन तक वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर, मैं एक और आंकड़ा आप सबको भी जानकारी होगी कि जो पूरे भारत में हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, उसका वैल्यू अगर देखेंगे तो लगभग 1.25 लाख करोड़ है, जिससे एनुअल जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो लगभग 1250 करोड़ से अधिक का जनरेट होना चाहिए, लेकिन आज केवल 150 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये 1100 करोड़ हर साल कहाँ जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं? ये बहुत शोध का विषय है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए मेरे सहयोगी रणवीर सिंह। तो रणवीर, उत्तर प्रदेश में भी वक्फ की बहुत संपत्तियां हैं, बल्कि वो राज्य है जहां पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। किस तरह का असर पड़ेगा, कहां से किस तरह की शिकायतें हैं, वक्फ की कितनी ज़मीन है, किस तरह का कब्जा है, थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम वफ़ की बात करते हैं तो हमको ये शॉर्ट में समझना होगा कि वफ़ है क्या। वफ़ यानी कि अल्लाह के नाम पर दिया हुआ एक ऐसा दान जिसमें आमतौर पे कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन को समाज हित के लिए दान करता है। 2 तरह का वक्फ़ होता है, एक वक्फ़ अलल खैर, एक वक्फ़ अलल औलाद। तो औलाद जो होता है वो जिस परिवार की ज़मीन है उसके पास मालिकाना हक होता है, लेकिन उसका काम होता है समाज हित में उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वक्फ़ अलल खैर जो है वो ज़मीन ऐसी होती है जो व्यक्ति किसी दान में वक्फ बोर्ड को ज़मीन दे देता है और पूरी तरह से मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का होता है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो विवाद क्या है? विवाद ये है कि यहाँ शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीनों की बात करें तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में 1,19,451 प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो 5,269 ज़मीनें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं, यानी कि लगभग 1.25 लाख प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर इसमें हम बात करें घपले घोटाले की, तो होता क्या है कि दान में दी गई ज़मीन जो है जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया उसको लेकर के कोई विवाद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीनों को दान दे देते हैं लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और दूसरा खेल जो होता है उसमें ये होता है कि गाँव की कोई ऐसी नजूल ज़मीन है जो शत्रु संपत्ति है या सरकारी ज़मीन है, उस पर कोई धार्मिक चीज़ बना दी गई या ये कहा गया कि कब्रिस्तान बन गया है, तो उन ज़मीनों को औपचारिक तौर पे वो सरकारी ज़मीनें हैं, लेकिन इन ज़मीनों पर जो कब्जे हैं उन कब्ज़ों को लेकर के आपत्ति है और बड़ा विवाद है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये माना जाता है एक अनुमान के अनुसार कि 1.25 लाख संपत्तियों में 95% के आसपास ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादित हैं, जिस पर कार्रवाई हो सकती है। जी, धन्यवाद आपका। मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त जेपी नड्डा इसी पर बात कर रहे हैं संसद में, और चलते हैं सीधे और सुनते हैं कि जेपी नड्डा इस पर क्या कह रहे हैं। लंबी बहस चल रही है। पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 थानों पर गए, 10 राज्यों में गए, और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में, और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने हैं जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई, और सैकड़ों एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। और यूपीए के जमाने में जब 2013 का बिल आया तो सिर्फ 13 स्टेट्स में बातचीत हुई थी, और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि और बिल को हम लोकसभा में लेकर के चले आए थे। मुझे एक बात और भी ध्यान में आ रही है जो मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली, आप तो जानते ही हैं, और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स यू रेज योर वॉइस
to put and you try to sensationalize. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की। माननीय नड्डा जी, वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर, यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉ, हैमर लॉ. If you are strong on facts, hammer facts. If you are strong on neither, hammer the table. Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट. Sir, what he did, he spoke his whole speech in English. But when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam. And it was... Yes. John Britas, yes. No, legally you are sound, John Britas, nothing. Legally you are sound. But I said it's a smart move. Yes, smart move. You wanted something to be told to this house and you wanted something to be told to the Kerala people. So for that smartness... It's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहाँ डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस, इनके बाद ये आती है। वैसे तो ये अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि डिफेंस और रेल तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है ही है, देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई ये कोई कुतर्क है क्या? और इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंट मिसयूज, प्रॉपर्टी एंड पावर्स जो इसमें से डिराइव होती हैं, जो 2000 अमेंडमेंट में असीम हो गई, क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो जवाबदेह नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो भारत की जनता और मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं इस फोरम पर जहां बिल की बातचीत चलती है वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के वो चले हैं और चले नहीं है, इसको उन्होंने पूरा किया है। राधा मोहन जी ने बताया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के, आवास योजना से लेकर के, शौचालय से लेकर के कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला, किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है, इसकी चिंता की। अब इससे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग क्या हो सकती है? और इसीलिए जब मैं इसकी बात कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से बाहर निकल करके नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं, हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में ना देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व का सपना भारत का यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको साथ लेकर के चले। इसीलिए हम लिप सर्विस नहीं करते हैं, हम रियल सर्विस करते हैं। वी डू द रियल सर्विस। हम लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है। 35 हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है? ये पॉलिटी, दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड आई विल टेल यू 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड द इंडियन मुस्लिम लेडीज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। यू मेड इट सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में, इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था। सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था। बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। इराक में 1959 में समाप्त हो गया। सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया। मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए रियल सर्विस या लिप सर्विस। वी बिलीव इन रियल सर्विस। आज करोड़ों बहनें, मुस्लिम बहनें आज आजाद हो गई, उनको लाइफ विद डिग्निटी जीने का मौका मिल रहा है। किसने किया ये काम? क्या ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है? इज इट नॉट एन हिस्टोरिकल डिसीजन? इट इज एन हिस्टोरिकल डिसीजन, एंड नन अदर, इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हिच हैज डन दिस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज हम, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है, और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है, और हम कोई बड़े रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, टर्की मुस्लिम देश है,
सभापति जी, वहाँ 1924 में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फाउंडेशंस बन करके मैनेजमेंट ऑफ वक्फ का काम शुरू हो गया था। इट इज ए मुस्लिम कंट्री, टर्की, 1924। और वहां पर टर्की में all waqf properties were brought under the control of the state for their better management and transparency. When did they do? 1924. 100 साल पहले। They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s. And income of waqf began to be used for the development of education and health. ये किसने किया? टर्की ने। हम यहां कर रहे हैं, आप तो कर, यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। इन मलेशिया अथॉरिटी ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वहां क्या बोलते हैं? स्टेट इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल, स्टेट चलाता है। और मलेशिया बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल मॉडल्स टू इंप्रूव द वक्फ मैनेजमेंट। उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहां उन्होंने नई बात शुरू कर दी, वक्फ शेयर्स। वक्फ शेयर्स वर इंप्लीमेंटेड विच इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द राइज इन द वक्फ इनकम। सब कोई प्रोग्रेसिव तरीके से चलने की प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज एंश्योर्ड एंड डिजिटल डाटाबेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू जियो मैपिंग। यानी ये भी मलेशिया में भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर्टी को उसको देखा जा रहा था। सऊदी अरेबिया, रिफॉर्म्स वर मेड इन सऊदी अरेबिया इन 2016 एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ, और वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई विच वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू पॉलिसीज वर इंप्लीमेंटेड टू मेक द वक्फ प्रॉपर्टीज मोर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? और the waqf income was used to empower the religious and educational and social services. ये मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं, यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, उस तरीके का हम प्रयास करें। इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं। इन 2004 वक्फ एक्ट वाज अमेंडेड incorporating modern practices and registration for the management of waqf properties, or the concept of cash waqf was implemented for maximizing the benefits derived from the waqf assets. यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके। ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल अफेयर्स। ये भी सरकार के पास है। आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स वर मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हाँ थे, साथ हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और
इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा. इट विल बी नेसेसरी एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन. द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज. तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ. अब ये जो अमेंडेड एक्ट था, ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India. ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013. और जो रिजू साहब बिल लेकर के आए हैं वह उसको प्रोटेक्शन देता है. ये इसकी खूबी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए. It violates Article 300A, legal protection from arbitrary seizure. ये arbitrary जो seizure होता है, ये इसको प्रोटेक्शन मिलती है 300A में. वो उसको प्रोटेक्ट करने से रोकता है. कैसे रोकता है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, the board may itself collect information regarding any property which it has a reason to believe that it is a waqf property. यानी अपने से ही तय करती है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और अपने से ही रियलाइज कर लेती है. यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री सीजर से रोकने का प्रयास है और इसको वायलेट करता है ये सेक्शन. उसी तरीके से ये वायलेट करता है फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं. जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन पढ़ते हम हैं. Honorable Leader of the House.